हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम का तैयारी भी में भी लग गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग यह पूछ रहे थे कि आप अपने नोट्स कैसे बनाते हैं। तो मैं आज आपको अपने जो नोट्स हैं वह मैं कैसे बनाती हूँ वह मैं आप लोगों को दिखलाऊँगी। और उससे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि मैंने अपना जीआईसी का फॉर्म भी मैंने सबमिट कर दिया है। अब मेरा एलटी ग्रेड और जीआईसी दोनों का फॉर्म सबमिट हो चुका है और इसमें किसी प्रकार का भी कोई अलग से कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लगा है। यह केवल जो ओटीआर नंबर जो हम लोगों को मिला था, जो हमने एलटी ग्रेड के समय फॉर्म फिलअप किए थे, वही ओटीआर नंबर सेम वही जो 11 नंबर का, जैसे आधार कार्ड में हमारा 11 नंबर का डिजिट्स होता है, वैसे ही ओटीआर में भी 11 नंबर का डिजिट से ही होता है। वही हमको यहाँ जीआईसी फॉर्म में भी अप्लाई कर देना है और सारा प्रोसेस सेम टू सेम है। केवल 5 मिनट के अंदर ही आपका फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा और आपको केवल उसकी जो मिनिमम अमाउंट जो फीस है 125 वही आपको सबमिट करने हैं। आप अपने कैटेगरी वाइज अपने जो फीस है वह सबमिट कर सकते हैं और इसलिए फॉर्म केवल 5 से 10 मिनट में फॉर्म फिलअप हो गया था। कल ही रात मैंने भरा है। अब जो मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अब पढ़ाई का समय बिल्कुल आ चुका है। टीजीटी पीजीटी का भी एग्ज़ाम डेट यह बोला जा रहा है कि वह अपने फिक्स टाइम पर, जो कि अक्टूबर में, सितंबर लास्ट और अक्टूबर में होने का है, तो वह भी पीजीटी टीजीटी का एग्ज़ाम होने को है। तो आप लोग बिल्कुल अलर्ट हो जाइए और अपने जो तैयारी आप कर रहे हो, सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़िए, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब जैसे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिलेबस को ये कोशिश करिए कि आप हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट ले लें। तो मैंने अपना प्रिंट आउट पूरा ले लिया है, टीजीटी पीजीटी का, एलटी ग्रेड का और साथ में ही जीआईसी का भी, तीनों चीज़ें हैं। और कैसे कैसे मेरे को पढ़ना है वह चीज़ें मैंने अपना सेल्फ डिसाइड कर लिया है। अपने हिसाब से मैंने टाइम टेबल बना लिया है कि मुझे इस तरीके से पढ़ना है, जिससे जैसे मैंने अगर एक टॉपिक मैं लेती हूँ, जैसे कि जिम्नोस्पर्म टॉपिक लेती हूँ, तो उसके अंदर में क्या क्या बोला जा रहा है, तीनों में वह चीज़ें हैं। तीनों ही कॉपियों में मैं, जो ये हार्ड कॉपी है इसमें तीनों में ही मैं टिक लगा के रख लूँगी कि हाँ, मेरी तैयारी जो है वह तीनों में हो चुकी है। क्योंकि हम एक टारगेट करेंगे लेकिन उससे तीनों के तीनों हमारे ऑटोमेटिक टारगेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरा जो है पैटर्न होने वाला है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अपने नोट्स किस तरीके से बना रही हूँ। हे फ्रेंड्स, सुबह के 8 बज रहे हैं, टाइम हो चुका है, घर के काम निपट चुके हैं मेरे। जितना स्पीड से हो उतनी जल्दी जल्दी मैंने अपने घर के काम किए हैं। अब बस पढ़ाई में मेरे को लग जाना है। आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप नोट्स कैसे बनाते हो, तो मैं अपने नोट्स एक बार आपको दिखा दूँ। आप लोग पूछ रहे थे कि मैं अपने नोट्स किस तरीके से बनाती हूँ, तो ये देखिए, जैसे कि यह एंजियोस्पर्म है, इसी को ही स्पर्मेटो फाइटा भी कह दिया जाता है। तो इस तरीके से मैंने लिखा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मुझे कभी हिंदी में समझ आ जाती है, कभी इंग्लिश में। तो मेरा जो कॉपी है वह ज़्यादातर बाइलिंगुअल ही रहता है और मुझे इसी तरीके से ही समझ आता है। और अगर मेरे को आप पूछेंगे कि अगर आप एग्जाम में कौन सा माध्यम में लिखेंगे, तो मैं हिंदी में ही इसी तरीके से लिखूंगी। इस तरीके से नहीं लिखूंगी, इसको मैं इस तरीके से ट्रांसलेट करके इस तरीके से लिखूंगी, क्योंकि मेरा लैंग्वेज हिंदी है। और अगर आपको, या तो आप हिंदी मीडियम ले सकते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम, एक सब्जेक्ट, एक ही लैंग्वेज आपको चुनना है। अब देखिए, अब मैं नोट्स कैसे बनाती हूँ। जैसे कि ये एंजियोस्पर्म है या स्पर्मेटोफाइटा है, तो इसका जो एंजियो का मतलब क्या होता है, वह एक वैसल रूप में होता है, और जो स्पर्मा है उसका मतलब होता है सीड। मतलब कि जो आपको सीड बने और उसके बाद आप वह जो है फ्रूट में कन्वर्ट हो, तो उसको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो इस तरीके से है, जैसे कि उसके जनरल जो कैरेक्टर्स हैं वह है, तो इस तरीके से होते हैं कि उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। जो ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है उसको मैंने इस तरीके से डबल स्टार, ट्रिपल स्टार करके मैं रख लेती हूँ। जैसे कि ये फ्लावर है उसका, तो वह कैसे होता है कि वह एक प्रोडक्टिव पार्ट होता है, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म में पत्तियाँ जो होती हैं वह रिप्रोडक्टिव का काम करती हैं। वह उसमें जो जिम्नोस्पर्म है उसमें पत्तियाँ जो है वह रिप्रोडक्टिव पार्ट में काम करती हैं। तो स्पर्म है उसमें केवल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वह फ्लावर होता है। और इसमें लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है, इसे स्पर्मेटोफाइट आखिर कहते क्यों हैं, तो इस तरीके से है।
अब इसमें साइज आ जाएगा। उसके बाद इसमें जो टॉल ट्री कौन कौन से हैं, वह किस हिसाब से वह बटे होते हैं, उसमें वेस्कुलर टिश्यू किस तरीके से होते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा लिख के मैंने रखा हुआ है, डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। इसके अंदर में भी क्लासेस डिवाइडेड होते हैं। जो डिफरेंट रहता है उसको मैं अलग से या तो रेड पेन में या फिर ब्लैक पेन में उसको अलग कर लेती हूँ। इसी में ही अगर डिवाइडेड अगर 2 क्लासेस है तो क्लासेस में किस बेस पे यह अलग अलग डिवाइडेड है। जैसे कि उसमें का जो सीड लीव्स हैं तो उसे कॉटलीडियन कहते हैं। तो वो कॉटलीडियन होता है, आखिर उसका क्या मतलब होता है, तो उसको मैंने एक शॉर्ट टाइप में मैंने जो कॉपी है उसके साइड में लिख लेती हूँ। उसके बाद ये है चित्र के द्वारा भी मैं देख लेती हूँ अपना सेल्फ, ये इस समझने के लिए है कि अगर जैसे कॉटलीडियन होता है तो वह कैसे बटा होता है। जैसे इस तरीके से सीड का अगर पार्ट होता है तो सीड कोट, उसका एंडोस्पर्म जैसे ये अंदर का भाग है, एपिकोटल मतलब कि उसका एक और भाग होता है, उसमें रेडिकल कहाँ से निकलता है। तो इस तरीके से मैंने एक शॉर्ट चीज़ बना लेती हूँ। दूसरा है कि अगर इसमें जैसे कि ये वाला जो सीड पार्ट है तो यह यहाँ से जैसे कि जो पत्तियां हैं जो डेवलपमेंट होते हैं, क्या वो डायरेक्ट ऊपर से होते हैं कि नीचे से होते हैं, साइड से होते हैं, तो इस तरीके से होता है। इसमें भी यह जो है एपिकोटाइल जो कि तना का निर्माण करता है, और यह है हाइपोकोटाइल जो कि जड़ का निर्माण करता है। तो इस तरीके से भी मैं अपना चित्र के साथ में, डायग्राम के साथ में, ये मटर का बीज का डायग्राम है, ये मोनोकोटलीडियन है क्योंकि इसमें ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं होते हैं। ये डाइकोटलीडियन है जो कि 2 पार्ट्स में इसका में डेवलपमेंट होते हैं। तो इस तरीके से मैं अपना बना के रख लेती हूँ। ये एंजियोस्पर्म का है। और ये देखिए कि ये क्या होता है, कई लोगों को यह भी नहीं पता होता कि ओवरी और ओव्यूल क्या होता है। कभी कभी फ्रेंड्स ये हमारे साथ भी यह चीज़ें हो जाती हैं, हम जानते भी रहते हैं लेकिन अपने ही सिले मिस्टेक के वजह से यह भी हम नहीं डिस्क्राइब कर पाते कि आखिर वहीं पर ही हम लोग फंस जाते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को लिख लेने से क्या होता है, यही हमारा बेस को और अच्छी तरीके से मजबूत बनाता है। तो उसके बाद से ये है फ्रेंड्स कि इसको मतलब कि जैसे देखिए ये 1 2 3 4 यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है, जैसे उसके कैरेक्टर्स हो गए, साइज हो गया, फ्लावर, उसका जो कितने क्लास में डिवाइडेड है, फिर वो मोनोकोटलीडियन, डाइकोटलीडियन, आखिर किस कैटेगरी पे हम उसको डिवाइडेड करते हैं, एंड आफ्टर की जो एंडोस्पर्म होता है उससे भ्रूण का विकास कैसे होता है, उसका फ्लावरिंग का जो स्ट्रक्चर है। तो इस तरीके से मैं पूरा अपना बना के रखती हूँ। अब जैसे ये फ्लावर है तो फ्लावर में क्या है कि उसमें एंथर, सेपल, पेटल, फिलामेंट ये सब होता है। अब हम यह बोल तो देते हैं कि एंथर, फिलामेंट, सेपल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है और इसी फ्लावर में ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो वह कैसे कैसे डेवलप होता है तो उसके बारे में भी मैंने शॉर्टकट में ये लिखा हुआ है। जैसे कि एंथर है, ये मेल पार्ट होता है उसमें, है ना। और इसमें जो कार्पल होता है या पिस्टल होता है, कभी कार्पल बोल देगा अगर हमको, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है तो हम वहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक ही चीज़ के 2 2 3 3 नाम होते हैं। और बायोलॉजी सब्जेक्ट को जो लोग इजी समझते हैं ना, इतना इजी नहीं है। काफ़ी लोग समझते हैं कि बहुत आसान है, बहुत ईजी है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, कहीं नहीं ईजी है। इसकी वैकेंसी तो और बहुत मात्रा में अच्छी देना चाहिए जब हम जैसा मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से। और ये है इसका स्टेमन है, मतलब कि पूरा मैंने अपना डिस्क्राइब कर रखा है। आप लोग बोल रहे थे, इसी वजह से ही मैं अपना पूरा मैं आप लोगों को यह दिखा रही हूँ। इसमें भी होता है कि मेगा स्पोर, माइक्रो स्पोर, है ना। तो इस तरीके से मैं अपने दोनों तरीके से, जो मैं जहाँ पे मेरे को हिंदी अच्छा लगता है, जहाँ पे इंग्लिश अच्छा लगता है, उस तरीके से मैं अपना करके रख लेती हूँ। अब यहीं पे जैसे कि कभी पढ़ते पढ़ते मैंने नोट्स तो बना लिए हैं, लेकिन कभी कभी पढ़ते पढ़ते ऐसा हो जाता है कि हमारा माइंड वो आ जाता है कि अरे इसको क्या बोलते हैं। जैसे कि ये है, यहाँ पे परागकण आया। अब परागकण में है कि बायोटिक भी होते हैं, कभी कभी डेड भी हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे ये किस किस तरीके से, जैसे इंसेक्ट, पक्षी, बैट, ये सब क्या है, यह जो उनका जो हम बोलना चाहिए कि फ्रूट उस वगैरह में जो होता है उसको फ़ायदेमंद पहुँचाते हैं। तो जैसे अब इंसेक्ट है, इंसेक्ट की जो हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली पक्षी के द्वारा होता है, तो बैट के द्वारा होता है तो कैरियोप्टेरोफिली, स्नेक के द्वारा होता है तो ऑफियोफिली। तो इस तरीके से ये डिवाइडेड हैं। तो इसी तरीके से है कि कई बार क्या होता है, एक ही चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हमको समेकित करना पड़ जाता है। ये एम्ब्रायो शेक का है। तो इस तरीके से मैंने बनाया है। अब ये इस तरीके से मैंने ये पूरे डिटेलिंग रूप में बनाया है, लेकिन अब मैं बना रही हूँ शॉर्टकट में। अब शॉर्टकट में मैं कैसे बना रही हूँ,
जैसे जेनेटिक्स चैप्टर हम उठाते हैं, ये तो हो गया एंजियोस्पर्म का हो गया। अब जैसे मैंने जेनेटिक्स बनाया, अब मैं बहुत ही शॉर्टकट में केवल 1 पेज या 2 पेज में ही समाप्त करने वाली हूँ। ये दिखने में देखिए कैसे लग रहा होगा कि पूरा कचड़ पचड़ सा है, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, जैसे कि ये बड़ा साइज का पेज है, बड़ा साइज का पेज है, तो इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। इस तरीके से मैं पेज मोड़ लेती हूँ। पेज मोड़ने के बाद से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और ये 2 पार्ट्स का डिवाइड हो गया, मतलब कि इतने पृष्ठ में यह हो गया मेरा 4 पेज। अब 4 पेज में जैसे कि ये जेनेटिक्स है, यहाँ यहीं पर ही मैं शॉर्टकट में लिख लूँगी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, किसने खोजा था, नाम किसने दिया था, जो शब्द है उसको किसने यूज किया था, है ना, और ये हेरिडिटी और वेरिएशन होता है किस बेस पे होता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक शॉर्टकट लिख लिया और यहाँ पे यह कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन यहीं पे बन जाएंगे। उसके बाद से फिर धीरे धीरे करके मैं इंटरनली इसमें पढ़ाई करते जाऊँगी और उसके बाद से मैं इस तरीके से उसको समझ लूँगी कि आखिर जेनेटिक्स में जो बेसिक चीज़ है वह क्या होता है, सेल क्या होता है, क्रोमेटिन कहाँ होता है, न्यूक्लियस कहाँ होता है, ठीक है, और उसके बाद वह किस चीज़ों का बना होता है। तो जैसे कि वह डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का, क्योंकि जेनेटिक्स है और जेनेटिक्स मतलब कि जंतु विज्ञान, और जंतु विज्ञान में मतलब कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, यह हमारे जो पादप का जो होता है उसमें तो इस तरीके से डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, उसमें तो सेल्यूलोज, ग्लाइकोप्रोटीन और इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से अब ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, तो उसको वह डिवाइडेड हो जाएगी कि वह आर्जिनिन और लाइसिन का मिक्स होता है। तो इस तरीके से यह पहले हो गया 1 पार्ट, फिर 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, और इतना में यह मेरा पूरा जेनेटिक्स ख़त्म है। आप विश्वास नहीं करोगे, केवल इतने में ही मेरे 4 से 5 क्वेश्चन फंसने के चांस है, इतना से इतना में ही है। और अगर कुछ चीज़ बच जाता है तो इस तरीके से एक खाली रहता है, वह भी कभी ना कभी जब और आगे पढ़ूंगी कुछ चीज़ बाकी रह जाएगा तो वो वहाँ पे चाहे क्वेश्चन के रूप में हो चाहे किसी भी तरीके से यहाँ पे मैं लिख दूंगी। तो इस तरीके से है फ्रेंड्स, इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। जैसे देखिए जेनेटिक्स में फिनोटाइप किसको बोलते हैं, तो फिनोटाइप हो गया, जीनोटाइप हो गया, जीनोम हो गया, एलील हो गया, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो फिनोटाइप किसको बोलते हैं, जो देखे जा सकते हैं। जीनोटाइप क्या होता है, जिनमें गुणों को नहीं देखा जा सकता। जीनोम क्या होता है, जो कि जीवित जीवों के सारे जीन का समूह होता है। और एलील क्या होता है, किसी क्रोमोजेम में जो जीन की जोड़ी होता है उसको एलील कहते हैं। तो ये शॉर्टकट में चीज़ें हैं जो हमको मेमोरी में रखना होता है, क्योंकि इसी के बेस पे फिर ये सब चीज़ें को हम समझते हैं। तो इस तरीके से है फ्रेंड्स। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि आप लोग भी अपने से जैसा बनता है उस तरीके से आप लोग अपना समझ के अपना बनाइए, है ना। तो इसी तरीके से होता है नोट्स, अपने अपने हिसाब से लोग अपने अपने हिसाब से अपना बनाते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, 2 तरीके से होते हैं, क्रोमोजोमल विकार और ये है मेंडेलियन विकार। तो उसमें भी है ऑटोसोम, सेक्स क्रोमोजोम, और उसमें क्या म्यूटेशन होता है, तो इस तरीके से क्या बीमारियां होती हैं। तो इसी तरीके से मैं अपना नोट्स बनाती हूँ। आई थिंक कि आपको यह समझ आ गया होगा कि किस तरीके से नोट्स बनाते हैं। और ये तो मेरा ही है फ्रेंड्स, ये मेरा इस तरीके से है, अपने समझने के हिसाब से ही है। तो आई थिंक कि आप लोगों को यह समझ आ गया होगा कि किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। और यही चीज़ें मेरे को प्री में भी और मेंस में भी दोनों में ही काम आने वाले हैं। तो आप लोग जब भी जो कोर्स लिए हैं, कोर्स परचेज़ किए हैं, उसके हिसाब से भी आप बनाइए और पढ़ते रहिए। तो आई थिंक फ्रेंड आपको जो मैंने नोट्स बताए हैं वह समझ आ गया होगा कि कैसे नोट्स बनाए जाते हैं। और हर किसी के नोट्स अपने अपने तरीके के होते हैं। मेरा नोट्स केवल मेरे को ही समझ आ सकता है, तो आप लोग अपने तरीके से आप लोग अपना नोट्स बनाइए। और हार्ड कॉपी ज़रूर निकलवा लीजिए, जो सिलेबस हैं उसके हार्ड कॉपी ज़रूर निकालिए। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि आप लोग मेरे से कोचिंग का पूछ रहे हैं, बार बार कोचिंग का पूछ रहे हैं कि मैंने कौन सा लिया है। तो मैंने RWA रोजगार विद अंकित का लिया है। और ये आप लोग मत करिएगा कि जो मैं परचेस करी हूँ वही आप लोग परचेस करिए। आप लोग अपने मन पसंद से, आपको जिस टीचर से पढ़ना समझना अच्छा लगता है वही कोर्स आप लोग परचेस करिए, है ना। क्योंकि उससे क्या है कि अगर आपको समझ नहीं आया और आप लोग ले लिए कोर्स और फिर बाद में आप लोग मुझे ही ब्लेम करेंगे। और बस यही है, पढ़ाई में लग जाना है। और फ्रेंड्स गर्मी बहुत ज़्यादा है, बार बार हैंकी यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास ना तो कैमरा स्टैंड है ना ही माइक है। तो मुझे अपना मोबाइल अपने पास में ही रख के इस तरीके से बोलना पड़ता है। और बिना पंखे की, इतनी गर्मी में भी बिना पंखे के मैं मतलब कि अपना जो वीडियो है, ब्लॉग है, वह बनाती हूँ।
तो थोड़ा आप लोग इस चीज़ों को समझिएगा, मैनेज कर लिया करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। अपने स्ट्रैटेजी, अपने नोट्स आपके खुद के माइंड से डेवलप हुए होने चाहिए और अपने से होना चाहिए। आप लोग जो क्वेश्चन करते हैं वह मैं अपने तरीके से बताने का कोशिश करती हूँ। बाहर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसलिए जो बुलडोज़र आई हुई है तो वह काम चल रहा है। कोई बात नहीं, इग्नोर इट, अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।